हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में। दोस्तों, हिंदी के 1000 प्रश्नों की सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग फटाफट साहित्य के ज्यादा प्रश्नों को देखेंगे, फिर कुछ व्याकरण के प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू आएंगे। दोस्तों, आपको अगर विश्वास न हो तो अभी जो पेपर हुए हैं हाल में, आप जाके उनको उठा के देख लीजिए। हमने जो साहित्य के वीडियो पढ़ा रखे हैं, साहित्य के 2 पार्ट, उन्हीं में से सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम फिर एक आत्मविश्वास के साथ आए हैं। आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को करेंगे और तूफानी क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं और आपके लिए बड़ी कठिनाई का सबब बनते हैं। तो दोस्तों, समय बहुत ज्यादा न लेते हुए हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्योतिहास में मध्यकाल किसे माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1050 से 1375, 1050 से 1300 जो 75 है, ये आदिकाल कहा गया। ठीक, तो ये तो गड़बड़ है। 1375 से 1700 यही क्या है, आपका मध्यकाल है। ये आंकड़ा सही नहीं है। ये आपका 1700 से 1900 तक के काल को हम लोग किस काल के नाम से जानते हैं भाई बताइए। तो रीतिकाल के नाम से जानते हैं, रीतिकाल के नाम से जानते हैं। और 1900 से लेकर अब तक को हम लोग आधुनिक काल या गद्य काल के नाम से जानते हैं। गद्य काल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा साहित्य नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग इसको फटाफट उत्तर दीजिए दोस्तों, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हम आपसे चाहेंगे, ठीक है। चलिए बताइए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास इसका सही उत्तर होगा। बाबू श्याम सुंदर दास इसका सही उत्तर होगा। हिंदी भाषा और विकास। हम आपको 4 से 5 सेकेंड या 6 सेकेंड का हम अवसर देते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये थोड़े तेज पढ़ाते हैं। तो ठीक है, मैं फिर से, मुझे अभी याद आ गया दिमाग में कि नहीं, तेज नहीं पढ़ाएंगे भाई। सूफियों की प्रेमार्गी शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, असर कुतुबन, बी कबीर, सी रामानुजाचार्य, डी जायसी। फटाक से कमेंट करिए आप लोग, फटाक से कमेंट करिए, तो जल्दी करिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इसके सही उत्तर होंगे। अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था। बड़ा अच्छा प्रश्न, जल्दी बताइए। तो अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। तो अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ। एटा, फर्रुखाबाद, आगरा, बस्ती। तो कहां हुआ था दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा, एटा। इसका सही उत्तर क्या होगा, एटा होगा। चलिए आगे देखते हैं। मैथिल कोकिल संज्ञा इनमें से किसे दी गई। मैथिल कोकिल किसे कहा गया है, किसकी संज्ञा है, किसका उपनाम है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मैथिल कोकिल किसको कहा गया, विद्यापति को कहा गया, विद्यापति को कहा गया। चलिए आगे। अगला प्रश्न, भारत में भक्ति का प्रवाह किस दिशा से आया। पूरब से आया, दक्षिण से आया, उत्तर से आया, पश्चिम से आया। जल्दी उत्तर दीजिए दोस्तों, इसका जल्दी उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है, कहां से आया दोस्तों, दक्षिण से आया, दक्षिण से आया। अगला, शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहां से प्रश्न बनता है, काफी परेशान करता है। कबीरदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मलिक मोहम्मद जायसी। आपको 2-4 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी बताइए आप। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य होगा। ध्यान रखिएगा, वल्लभा शुद्ध हैं, वल्लभा शुद्ध हैं, यानी वल्लभ शुद्ध हैं। और रामानुज क्या है, रामानुज क्या है, राम विशिष्ट हैं, राम विशिष्ट हैं, राम विशिष्ट हैं। तो विशिष्टाद्वैतवाद पूछेगा तो रामानुजाचार्य, और वल्लभ शुद्ध हैं तो शुद्धाद्वैतवाद। ठीक, चलिए हम आपको पूरा क्लास में इसको करवा चुके हैं ऑफलाइन में।
ऑनलाइन में थोड़ी से भी चीजें कुछ रह गई हैं, रहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा पीपीटी बनने में थोड़ी देर हो रही है दोस्तों, नहीं तो सारे को हम सिस्टम में हम लोग कर देते। लेकिन चलिए कोई नहीं, हम जो चीजें वहां नहीं हो सके यहाँ हम आपको जरूर पूरा करेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको याद कराते और बताते चलेंगे। बिहारी लाल क्या माने गए हैं भाई, बिहारी लाल क्या माने गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, कविवर बिहारी जो हैं दोहे के बादशाह कहे जाते हैं। इनके सतसैया में 719 दोहे हैं और ये रीति सिद्ध कवि हैं। क्या हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, जाके बैक में वीडियो देख लें, दोनों देख लें। ठीक, पद्मावत, पद्मावत निम्न से किस भाषा में है? विरचित है यानी लिखित है, तो पद्मावत किस में है दोस्तों? अवधी भाषा में। ओह सॉरी, मुझे आपको 4-5 सेकंड देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। अवधी। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? चलिए बताइए। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। तो हो गया। चलिए नेक्स्ट, सॉरी, साकेत के कौन है? तो साकेत के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त होगा, मैथिली शरण गुप्त होगा। अगला, 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। यह पंक्ति कहाँ की है, किसकी है, किसने लिखा? चंद्रबरदाई, गोरखनाथ, मधुकर कवि, जगनिक। चलिए बताइए, फटाक से कमेंट करिए तो पहले आप। यह रचना किसकी है? तो यह रचना जगनिक की है, जगनिक की है दोस्तों, जगनिक की है। चलिए आगे देखते हैं। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन है? ए मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर पहले आप कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। ये किसका उपन्यास है? अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश का है, मोहन राकेश का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नवाब राय की उपनाम से लिखा? यशपाल, गुलाब राय, प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री। जल्दी बताइए भाई, इसमें किसने नवाब राय के नाम से लिखा है? नवाब राय के नाम से किसने लिखा है? ठीक, तो लिखिए, देखिए इसमें नवाब राय के नाम से इसमें लिखने वाले कौन हैं? प्रेमचंद हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोकनायक के रूप में कौन विख्यात है भाई? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, भिखारीदास। बताइए, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो तुलसीदास। इनमें से कौन सुदामा चरित के रचनाकार हैं? सुदामा चरित के रचनाकार हैं नरोत्तम दास, तुलसीदास, रैदास, सूरदास। जल्दी बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा नरोत्तम दास। चलिए आगे। स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई है? ये भाषा यहाँ है, किस भाषा में हुई है? तो ध्यान रखिए, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, हिंदी। जल्दी कमेंट करिए। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखित है? जल्दी बताइए, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में है? जल्दी बताइए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सही उत्तर क्या है इसका? हिंदी है, सही उत्तर इसका हिंदी है। चलिए आगे देखते हैं। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? बनारस, मद्रास, कानपुर, कलकत्ता। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत आसान है दोस्तों, कलकत्ता से है दोस्तों, कलकत्ता से है। चलिए आगे। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? ए जानकी वल्लभ शास्त्री, मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्ता, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध इनका उपाधि है दोस्तों, हरिऔध इनकी उपाधि है। ध्यान रखिएगा, हरिऔध में आप लोग मत बच जाइएगा। तो लिखनी ऑफलाइन कहा जा रहा है कि लिखिए, है ना। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो बहुत आसान है, शोक है। ध्यान दीजिएगा,
रसों के अस्थाई भाव को आप याद कर लीजिएगा। रसों के अस्थाई भाव, रसकों की कुल संख्या कितनी है? 9 है, जिनको इस कारण को नवरस कहा गया, नवरस कहा गया। लेकिन भरत मुनि ने कितने रसों को माना है? तो भरत मुनि ने 8 रस को माना है। इन्होंने किस रस को नहीं माना है? तो शांत रस को नहीं माना है, शांत रस को नहीं माना है, ये ध्यान दीजिएगा, शांत रस को इन्होंने नहीं माना। हालांकि वैसे देखा जाए तो कुल रसों की संख्या 11 है, लेकिन आपसे अगर पूछे कि रसों की संख्या कितनी है ऑप्शन में, तो आपको 9 करना, जिसको 9 रस कहते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, शांत रस है, और रसों के प्रतिपादक के रूप में भरत मुनि को जाना जाता है। हालांकि आचार्य पिंगल को भी जाना जाता है, लेकिन भरत को ही आपको उत्तर सही करना है। ठीक है, चलिए आगे। अगला, बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा अलंकार है? बाधा था विधु को। विधु मतलब क्या है? विधु मतलब है चंद्रमा, और चंद्रमा को किस काली जंजीरों ने बांध लिया। अरे भाई, इतनी क्षमता कहां काली जंजीरों का, बादलों का, कि चंद्रमा को बांध सके। ये अतिशयोक्ति है दोस्तों। ये कौन सा है? अतिशयोक्ति है। अलंकार मैंने पढ़ा दिया है, जाके उसको देख लीजिएगा। अगला बड़ा अच्छा है, काफी कंफ्यूजन वाला है दोस्तों। तो क्या है इसमें? बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही घाट, डूबो रही तारा घट उषा नगरी। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। पहले तो आपसे पूछ ले पंक्ति किसकी है, तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, ये पंक्ति है। और इसमें अगर आपसे पूछे कि अलंकार कौन है, तो अलंकार बताइए, आप फटाक से कमेंट करिए। तो अलंकार कौन है? उपमा नहीं होगा, उत्प्रेक्षा नहीं होगा, विभावना नहीं होगा, रूपक होगा। इसमें अंबर पनघट तारा घट, सीधे सीधे योजक चिन्ह भी दिया है। मैं अलंकार आपको पढ़ा चुका हूं, देख लीजिएगा। चलिए आगे। हाँ, ये प्रश्न को मैं पूरा बताऊंगा भाई, क्योंकि इसको हम देख नहीं पाए हैं। इसको हम देखने का मतलब कि अभी मैं रस YouTube पर नहीं पढ़ाया हूं, तो इसलिए मुझे बताना है इसको कि वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये छंद क्या है? दोहा है, सोरठा है, बरवे है, हरगीत का है। ध्यान रखिएगा, छंद में 4 चरण होते हैं। छंद में 4 चरण होते हैं, कुंडलिया और छप्पय को छोड़कर। किसको किसको? कुंडलिया और छप्पय को छोड़कर। कुंडलिया और छप्पय को छोड़कर। कुंडलिया और छप्पय में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। बाकी सब में कितने होते हैं? 4। अगर हम बात करें दोहा को, तो दोहा और सोरठा एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है। और बरवे हरगीत का, तो आपको याद होना चाहिए किसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। आइए पहले इसकी मात्रा को हम देख लेते हैं। इसकी मात्रा क्या है? 2 1 2 1 1 1 2 1 1। गिनिए, 2 1 3 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 2 12 इसमें आ गया। शिवा उदार 1 2 1 2 1 1 2 3 4 2 6 1 7 आ गया। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें सम चरणों, विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं आए। ध्यान दीजिए, 1 2 1 2। तो ये जो पहला, ये पहला चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है चरण, ये चौथा है। तो पहला तीसरे को विषम चरण कहते हैं। पहले और दूसरे को विषम, पहले और तीसरे को विषम, और दूसरे और चौथे को क्या बोलते हैं? सम चरण बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस पहले और तीसरे में अगर 12 आ रहा है मात्रा और दूसरे में 7 आ रहा है, तो बरवय होगा दोस्तों, वह बरवय होगा। ध्यान दीजिएगा, वो बरवय होगा। आपको निकालना जान लीजिए। ठीक, इसमें भी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए छंदों में कौन सा छंद वर्णिक छंद है? हाँ दोस्तों, आपको मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, समृद्ध छंद, इनको आपको याद रखना होगा कि कौन वर्णिक है, कौन ये वर्णिक है, कौन समृद्ध है, कौन मात्रिक है, कौन अर्धमात्रिक है, कौन सम है, कौन विषम है। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? सवैया होगा। इसका सही उत्तर सवैया होगा। जाके इसको आप लोग रट लीजिएगा, किताब से ध्यान दे दीजिएगा इसमें। ठीक, अगला। फिर
फिर से अलंकार है, अच्छा ठीक कोई बात नहीं। मौसम कौन कुटिल कुटिल खलकामी, ये कौन सा अलंकार है दोस्तों, जल्दी बताइए कौन सा अलंकार है। ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे मैं अलंकार पढ़ा चुका हूं, अलंकार पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा कि जिसमें वक्ता और श्रोता दोनों आए, वक्ता और श्रोता आए, श्रोता, और उसमें प्रश्न पूछा जाए, एक कोई प्रश्न पूछे जाए और दूसरा उसका उत्तर दे। इसमें अक्सर कौन है ना, हाँ, को हो एती बार, कौन हो तुम, है ना, ऐसे जैसे शब्द, प्रश्न का शब्द, वाक्य का शब्द। तो मौसम कौन आ गया, ये प्रश्न है, इसमें प्रश्न चिन्ह भी लगा होता है, इसमें नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका वक्रोक्ति अलंकार होगा दोस्तों, वक्रोक्ति अलंकार होगा। मैं पढ़ाया हूं, देख लीजिएगा, वक्रोक्ति अलंकार है। अगला, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनह नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात, आतप परियो प्रभात, ध्यान रखिएगा, आतप परियो प्रभात क्या है, ये उत्प्रेक्षा है, रूपक है, यमक है, संदेह। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यमक अलंकार का मैंने उदाहरण दिया था कि यमक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जोड़ा होता है। जहां जोड़ा शब्द मिलेगा यमक, यहां कहीं भी जोड़ा आपको नहीं मिल रहा है, नहीं होगा। रूपक कहीं समझ में नहीं आ रहा है, संदेह तो है ही नहीं। संदेह में क्या है भैया, संदेह अलंकार किसमें कहते हैं, जिस वाक्य में की आ जाए, की लगा हो, या लगा हो, या कैंधव लगा हो, कैंधव लगा हो, जिसमें ये तीन शब्द दिखाई देंगे। जैसे मुख है या चंद्र है, मुख है या चंद्र है, आपसे पूछ देगा मुख है, मुख है या चंद्र है, या चंद्र है, तो या आ गया, ये क्या हो जाएगा, संदेह। सारी बिच नारी है की आ गया, सारी बिच नारी है कि, नारी ही की सारी है कि, नारी की सारी, तो यहां पे संदेह होगा। लेकिन यहां आपका क्या आया है कि मनहु नील पर, जहां पे जन जानो, मनु मानो, जनहु जानो, मनहु मानो, जानो मानो, जानो, है ना, तो वहां पे आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, गलती न करिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला, हर गीत का छंद के प्रत्येक चरण में, मैंने कहा मात्राएं सब गीत याद कर लीजिएगा, मात्राएं सब याद कर लीजिएगा। हम उस तरह के प्रश्न बनाए हैं जहां आप प्रश्न पर ध्यान नहीं देते, प्रश्न जिस रूप में पूछा जाता है हम उस प्रकार के प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। तो हर गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक होता है गीतिका, एक होता है गीतिका, और एक होता है हरि गीतिका। दोनों ध्यान रखिएगा, हरि गीतिका होता है, गीतिका और हरि गीतिका होता है। तो गीतिका जो है, गीतिका में देखे, गीतिका 1 2 है ना, 4 3 अक्षर है, ठीक, और हरि गीतिका बड़ा है, तो हरि गीतिका में 28 होते हैं, और गीतिका में कितने होते हैं, 26 होते हैं। दोनों याद रखिएगा, 26 होते हैं, 26 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे, आहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसका उत्तर आप लोग दीजिए तो, दुल्हन गावहु मंगलचार, दुल्हन गावहु मंगलचार किसकी पंक्ति है, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। फटाक से बताइए तो, जल्दी जल्दी बताइए। दुल्हन गावहु मंगलचार किसकी पंक्ति है भाई, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। तो ध्यान रखिएगा, ये किसका है, कबीरदास जी का है। किसका है, कबीर का है। मैंने लिखवाया है, पंक्तियां सब मैंने लिखवा दिया है, सब पंक्ति मैंने वीडियो में करा दिया है। वात्सल रस को पूर्ण प्रतिष्ठा इसमें से किसकी रचनाओं से प्राप्त थी, वात्सल रस सम्राट किसको कहा जाता है, पूर्ण रूप से वात्सल रस को प्रतिष्ठापित किया वो कौन है, कृष्ण। वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा, तुलसी, सूर, नंद, कृष्णदास। बताइए जल्दी बताइए, इसमें कई लोग, लेकिन यहाँ प्रतिष्ठा से हुआ है, प्रतिष्ठा से पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास होगा दोस्तों, सूरदास इसका सही उत्तर होगा। अगला, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, कृष्णदास, नंददास, सूरदास, तुलसीदास। जल्दी बताइए तो, जल्दी बताइए इसका, कृष्ण गीतावली कृष्ण गीतावली का कौन है भाई, तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण गीतावली जो है वो किसकी है, वो तुलसीदास जी की है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की है, ध्यान दीजिएगा। आगे, इनमें से किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है, नंददास, सूरदास, कृष्णदास और गोस्वामीदास।
ठीक, सॉरी गोविंद स्वामी, जल्दी बताइए गोविंद स्वामी किसको कहा गया? चलिए भाई बताइए, तो ध्यान रखिएगा, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज, अष्टछाप का जहाज, है ना। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है भाई? कठिन काव्य का प्रेत अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं है? अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं है? कृष्णदास, परमानंद दास, घनानंद और चतुर्भुज दास। ध्यान रखिएगा, अष्टछाप के 8 कवि हैं, ठीक है ना। वल्लभाचार्य के शिष्य में इसमें आते हैं, और आपके इसमें आपको बताना है कि कौन अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। मैं आपसे बोला था कि यहां से प्रश्न पूछता है, तो कृष्णदास, परमानंद दास, घनानंद दास, चतुर्दश, तो घनानंद इसमें नहीं है दोस्तों, घनानंद इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मानसरोवर कहानी के लेखक का नाम बताइए। बहुत फेमस है, बहुत आसान है। मानसरोवर जयेंद्र कुमार का है, शिवपूजन सहाय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद का। क्या है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद होगा दोस्तों, प्रेमचंद होगा। तालाब की मछलियां, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तालाब की मछलियां कविता संग्रह के कवि का नाम बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? नागार्जुन होगा, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल। सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा नागा अर्जुन। इसका सही उत्तर क्या होगा? नागा अर्जुन होगा दोस्तों, नागा अर्जुन होगा। अगला, मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। मैला आंचल, सॉरी, मैला आंचल उपन्यास का नाम बताइए। मैला आंचल के उपन्यासकार का नाम बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद, जयेंद्र कुमार, फणीश्वरनाथ रेणु, शिवपूजन सहाय में से सही उत्तर क्या होगा? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु होंगे, ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु होंगे। चलिए, साये में धूप, बहुत अच्छा प्रश्न है। साये में धूप के रचनाकार कौन है? जयेंद्र कुमार, दुष्यंत कुमार, केसरी कुमार, वचन देव कुमार। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न, जल्दी जल्दी इसको बताइए। तो साये में धूप किसका है? साये में धूप किसका है भाई बताइए? साये में धूप जो है वो किसका है? दुष्यंत कुमार का है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, दुष्यंत कुमार का है, दुष्यंत कुमार का है। अगला, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सॉरी, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसकी रचना है? किसकी एकांकी है? पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसकी एकांकी है? राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर। जल्दी बताइए, तो जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो उपेंद्र नाथ अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, भोर का तारा, भोर का तारा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसकी एकांकी है? भोर का तारा, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र चंद्र अस्क और उपेंद्र नाथ अस्क। जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर इसके होंगे दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर। इंदुमती कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो ये आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप बताइए। मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजा दत्त वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। जल्दी बताइए। इंदुमती, इंदुमती किसके? बहुत आसान है ये, बताइए भाई। तो इसके सही क्या है? इसके सही क्या है? इंदुमती किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी का है इंदुमती। 11 वर्ष का समय कहानी के रचनाकार कौन है भाई? 11 वर्ष का समय कहानी के रचनाकार कौन है बताइए, जल्दी बताइए। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला, गिरिजा दत्त वाजपेयी और मास्टर भगवान दास। जल्दी सही उत्तर बताइए इसका। तो इसका सही उत्तर होगा 11 वर्ष का समय कहानी किसकी है? ये रामचंद्र शुक्ल की है, रामचंद्र शुक्ल की है। अगला, क्रोध शीर्षक निबंध के रचनाकार का नाम बताइए। क्रोध, क्रोध शीर्षक निबंध के रचना का नाम बताना है दोस्तों। ये फेमस हैं, ये आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं, गद्य काल के जनक माने जाते हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलिए आगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न है।
मजदूरी और प्रेम भावात्मक निबंध। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि निबंध एक लोगों का बड़ा फेमस है और बार बार उनका प्रश्न पूछता है। जब मैं साहित्य पढ़ा रहा था तभी मैंने बोला था। तो बताइए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखिए, तुक्का लगाने का भी एक नियम होता है। ध्यान रखिए, रामचंद्र शुक्ल तो यहाँ होंगे नहीं, ये होंगे नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और सरदार पूर्ण सिंह में से कोई एक होगा। बताइए, कमेंट करिए, बताइए जल्दी भाई। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम जो निबंध है, ये भावात्मक निबंध, ये सरदार पूर्ण सिंह की है, सरदार पूर्ण सिंह की है। चलिए आगे देखते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह भावात्मक निबंध, यह किसका है? तो सरदार पूर्ण का, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। जल्दी बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। यहाँ ये उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ ये उत्तर सही हो जाएगा। पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना किसका व्यंग लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पगडंडियों का जमाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। तो पगडंडियों का जमाना किसका है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हरिशंकर परसाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? हरिशंकर परसाई होगा। ठीक, हरिशंकर परसाई। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी रचना है, किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, सही उत्तर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, धूमिल की किस रचना ने उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न, जल्दी बताइए। बोलिए भाई, जल्दी बोलिए। तो ये क्या है, इसमें सही रचना इसमें क्या है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, इनमें से किसको मिला था पुरस्कार? कल सुनना मुझे। धूमिल की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे पर मिला था। अगला, कुआनो नदी, कुआनो नदी, कुआनो नदी किसकी रचना है? जगदीश गुप्त का है, कुंवर नारायण का है, रघुवीर सहाय का है, सर्वेश्वर दयाल शर्मा का है। सही उत्तर बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर आप बताइए, सही उत्तर बताइए इसका। कुआनो नदी किसकी रचना है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खूंटियों पर टंगे हुए लोग किसकी रचना है भाई? खूंटियों पर टंगे हुए लोग, खूंटियों पर टंगे हुए लोग किसकी है? रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल शर्मा, धूमिल। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा सर्वेश्वर दयाल शर्मा, सर्वेश्वर दयाल शर्मा इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, किस कवि को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा गया? चूंकि आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा गया, बेताल कहा गया, तो निराला, मैथिली शरद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या आपके इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चूंकि गद, अच्छा हाँ, वहां पीछे में थोड़ा सा मिस्टेक, बाय मिस्टेक हुआ था, ध्यान दीजिएगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। हिंदी गद्य साहित्य भारतेंदु हरिश्चंद्र से में है, तो वहां हमसे मिस्टेक हुआ था, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता इनमें से किसकी रचना है? तो रागे राघव, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुनाहों का देवता, ये उपन्यास है, हमने इसको पढ़ा है, धर्मवीर भारती जी का है, धर्मवीर भारती का है। गुनाहों का देवता, सूरत का 7वां घोड़ा, है ना। चलिए, राग दरबारी इनमें से किसकी रचना है? राग दरबारी किसकी रचना है? उषा प्रियंवदा, भुवनेश्वर, मृणाल पांडे, श्रीलाल शुक्ल। जल्दी कमेंट करें आप, जल्दी कमेंट करिए।
तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, राग दरबारी का श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, बालमुकुंद, प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी नारायण प्रेमघम और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधन। जल्दी बताइए कौन होगा भाई इसका, जल्दी बताइए। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। हरियोध इनका उपनाम है। बद्रीनाथ चौधरी का उपनाम क्या है, प्रेम घन है, उपनाम इनका प्रेम घन है। तो उपनाम भी आप ध्यान दीजिएगा किसका क्या उपनाम है। जलते हुए वन का बसंत, बहुत अच्छा है। जलते हुए वन का बसंत किसकी रचना है, कुबेरनाथ, दुष्यंत कुमार, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। जलते हुए वन का बसंत आपको बताना है दोस्तों, जलते हुए वन का बसंत, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा दुष्यंत कुमार, इसका सही उत्तर क्या होगा, दुष्यंत कुमार। अगला, तुलसीकृत विनय पत्रिका, तुलसीकृत विनय पत्रिका हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है, शायद देख लीजिएगा क्या ब्रज है, अवधि है, अपभ्रंश है, खड़ी बोली है। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है दोस्तों, तो विनय पत्रिका की सही है आपका उत्तर क्या होगा, ए होगा, बिल्कुल ए होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ए होगा। अगला, 55 खंभे लाल दीवारें, 55 खंभे लाल दीवारें किसकी रचना है, 55 खंभे लाल दीवारें किसकी रचना है दोस्तों, तो जल्दी बताइए। तो ये सही इसका उत्तर क्या होगा, शिवानी, उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे, मन्नू भंडारी। तो इसका सही उत्तर आप लोग जल्दी बताइए, 55 खंभे किसका है, तुरंत बताइए। तो बताइए 55 खंभे, जल्दी बताइए। उषा प्रियंवदा का है, किसका है, उषा प्रियंवदा, उषा प्रियंवदा है, ये ध्यान रखिएगा, उषा प्रियंवदा है। ठीक, आगे, सुजान सागर सुजान सागर किसकी रचना है, रसलीन की, बिहारी की, घनानंद की, सेनापति। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। सुजान सागर किसकी रचना, जल्दी बताइएगा। सुजान सागर का बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, किसकी रचना है ये। तो सुजान सागर जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, किसकी है, घनानंद की है, घनानंद की है दोस्तों, घनानंद की है। चलिए आगे देखते हैं। आगे, दुर्गेश नंदिनी किसकी रचना है, दुर्गेश नंदिनी किसकी रचना है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राहुल सांकृत्यायन। टाइम क्या हुआ भाई, 57 क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए। चलिए अभी तो ठीक है। फिर दुर्गेश नंदिनी किसकी रचना है, ध्यान रखिएगा, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। अगला, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, यशपाल, जैनेन्द्र। झूठा सच किसकी रचना है भाई, झूठा सच, झूठा सच। हमें लगता है शायद आगे हमने प्रश्न दिया है, देखना होगा, ठीक है, अभी नहीं बताते हैं इसको। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन का सही उत्तर क्या होगा, मोहन राकेश होगा, मोहन राकेश होगा। चलिए आगे, अष्टाध्यायी बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, अष्टाध्यायी पतंजलि की है, किसकी है, पतंजलि की है। ओहो सॉरी, अष्टाध्यायी जल्दबाजी, सॉरी, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, ध्यान रखिएगा, पाणिनि की रचना है। चलिए नेक्स्ट, उर्मिला उर्मिला किसकी रचना है, बालकृष्ण शर्मा, कृष्ण होगा यहाँ, बालकृष्ण, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, कमलेश्वर का है, धर्मवीर भारती का है, मोहन राकेश का है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताएं, जल्दी बताइए। मैं पीछे क्या बताया, एक मिनट। अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ठीक है, चलिए ठीक। उर्मिला किसकी रचना है भाई, उर्मिला किसकी रचना है, तो बालकृष्ण, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। चलिए आगे, दलित राजनीति का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है, बड़ा अच्छा है, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, राम सुजान अमर और उदित राय। दलित राजनीति का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है, बताइए, जल्दी बताइए भाई।
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बताइए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों के रचना का नाम बताइए। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पे जावे वीर अनेक। ये बहुत अच्छी पंक्ति है दोस्तों। ये किसकी पंक्ति है तो आप बताइए, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, मैं देख रहा हूं, जल्दी करिए। तो ये पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। माखनलाल चतुर्वेदी की है। रसखान का पूरा नाम क्या था, या पहले पूर्ण नाम क्या था रसखान का? सैयद इब्राहिम मोहम्मद इस्लाम रसखान शर्मा, इनमें से एक भी नहीं। इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा सैयद इब्राहिम। इसका सही उत्तर क्या होगा? सैयद इब्राहिम होगा। इसका सही उत्तर सैयद इब्राहिम होगा। मानस हंस किसकी रचना है? अब ध्यान दीजिएगा, मानस का हंस तो तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जी को कहा जाता है। लेकिन यहां प्रश्न है कि मानस का हंस किसकी रचना है? अमृतलाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर और अमृत राय। तो जल्दी बताइए, इसका बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। काफी बार आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। तो मानस का हंस किसका है? तो मानस का हंस जो है वो दोस्तों वो अमृतलाल नागर की है। काफी अच्छा प्रश्न है, अमृतलाल नागर का है। अगला, वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो ध्यान रखिए, आचार्य चतुर्थ शास्त्री का है, वृंदावन लाल वर्मा का है, रामविलास शर्मा का है, राहुल सांस्कृत्यायन का है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वोल्गा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन का है, देख लीजिएगा इसको, राहुल सांस्कृत्यायन का है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यह किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? नागार्जुन, धूमिल, यशपाल, कमलेश्वर, यह किसकी रचना है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो है ये धूमिल की रचना है। धूमिल की रचना है, ध्यान दीजिएगा, धूमिल की रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है भाई? साहित्य लहरी किसकी रचना है? नंददास, सूरदास, तुलसीदास, रायदास। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए साहित्य किसकी है? ये किसका? साहित्य लहरी किसका है? जल्दी बताइएगा। तो साहित्य लहरी किसका है भाई? तो साहित्य लहरी सूरदास जी का है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन, तूफानों के बीच रिपोर्तार संग्रह के रचनाकार कौन है? तूफानों के बीच रिपोर्तार संग्रह के रचनाकार कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क, राम नारायण उपाध्याय, रांगे राघव और शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी आप कमेंट करिए, पहले आप कमेंट कर लीजिए, जल्दी कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और सेशन को शेयर कर दीजिए। आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, मेरा मनोबल नहीं बढ़ाते हैं। आप मनोबल बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह भेजिए दोस्तों। और हम आपके हिंदी का 1000 क्वेश्चन कराएंगे, 1000 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। और आपके परीक्षा में यही से प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। जब जब आप इतिहास साहित्य की बात करेंगे, प्रश्नों की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, तो सर्वाधिक प्रश्न हमारे आएंगे आपके परीक्षा में, हमारे आएंगे। तब तब संकल्प को याद किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, तब तब संकल्प को याद किया जाएगा। तूफानों के बीच रिपोर्तार संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है रांगे राघव। सही उत्तर है रांगे राघव। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का नायक कौन था? हरिया, हरि, होरी और हीरू। तो इसका सही क्या है भैया? इसका सही उत्तर है हमारा होरी था। हरि नहीं था, हीरू नहीं था, हरिया नहीं था, होरी था। चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार कौन है? चित्रलेखा के इलाचन जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा इसका सही उत्तर होगा, भगवती चरण वर्मा। चलिए आगे देखते हैं। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास किसकी है? तेरी मेरी उसकी बात यशपाल, इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर, उपेंद्रनाथ अस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तेरी मेरी उसकी बात किसकी है? जल्दी जल्दी बताइए। तो
तेरी मेरी उसकी बात किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, यह तेरी मेरी उसकी बात किसकी है? यशपाल की है। यशपाल की है दोस्तों, यशपाल की है। आज कम से कम 100 प्रश्न तो हमें करने ही हैं दोस्तों, 100 प्रश्न तो कम से कम करने हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, साहित्य किस विधा की रचना के अंतर्गत आती है? जीवनी है, आत्मकथा है, कहानी है, उपन्यास है। लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेखर एक जीवनी किसके अंतर्गत आती है? जीवनी, आत्मकथा, कहानी की क्या है कि उपन्यास है, क्या है दोस्तों? तो जल्दी बताइए इसका। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? यह एक उपन्यास है, यह एक उपन्यास है, यह एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी। शहर में घूमता आईना, शहर में घूमता आईना क्या है? उपन्यास है, किसका है? अमृतलाल नागर, उपेंद्र नाथ यशपाल, भगवती चरण वाजपेयी। शहर में घूमता आईना क्या है भाई? जल्दी बताइए किसका है ये? तो ये सही उत्तर इसका क्या होगा? उपेंद्र नाथ अश्क होगा, उपेंद्र नाथ अश्क होगा, इसका सही उत्तर यही होगा। चलिए आगे देखते हैं। विनोद रस्तोगी कृत मुन्ना मर गया, विनोद रस्तोगी कृत मुन्ना मर गया साहित्य की किस विधा की रचना है? कहानी है, संस्मरण है, उपन्यास, एकांकी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? एकांकी होगा। इसका सही उत्तर एकांकी होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर एकांकी होगा। मराठी उपन्यास का हिंदी अनुवाद, मराठी उपन्यास का हिंदी अनुवाद पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, धर्मवीर भारती का, मोहन राकेश का। तो सही उत्तर जल्दी बताइए, बहुत आसान है, हालांकि थोड़ा सी टफ और थोड़ा सा नया जरूर है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है मराठी वाला। ये आपका क्या है दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रकांता संतति तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रकांता किसकी रचना है? तो चंद्रकांता किसकी रचना है, कहानी है भाई? तो देवकी नंदन खत्री जी का है, देवकी नंदन खत्री जी का है। अगला देखते, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान के उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी। 100 अजान एक सुजान किसकी है? ये भी आसान है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का है, बालकृष्ण भट्ट का है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का है। पूस की रात तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग दबाइए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में करिए, अ ब स द, जल्दी उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर प्रेमचंद होगा। अगला है साहित्य लोचन, साहित्य लोचन किसकी रचना है? प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य विश्वनाथ, गुलाब राय। तो जल्दी उत्तर दीजिए दोस्तों, इसका जल्दी उत्तर बताइए। अ ब स द में सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसका सही उत्तर होगा। हिंदी व्याकरण के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? आ गया दोस्तों, अब यहां से व्याकरण शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 80 से। इसका सही उत्तर क्या होगा? 11, 11 स्वर हैं दोस्तों, 11 स्वर हैं। लेकिन अगर आपसे देखा जाए तो 13 भी उत्तर यहां सही होता है, लेकिन आयोग हमेशा 11 सही मानता है कुल लगाने के बाद भी। तो क्यों? क्योंकि अंग है को वह नहीं मानता है, अंग है को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? अंग है क्या है? ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार है, और ये क्या है आपका? विसर्ग है, ये विसर्ग है। इन्हें अयोग वाह वर्ण कहते हैं, इन्हें अयोग वाह वर्ण कहते हैं, अयोग वाह वर्ण कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अयोग वाह, ये न तो स्वर में आते हैं और न तो व्यंजन में आते हैं, ये न तो स्वर में आते हैं न तो व्यंजन में आते हैं, अयोग वाह है। इसीलिए हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 11 ही मानी जाती है। हिंदी व्याकरण के अनुसार व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ व्यंजनों की कुल संख्या जो है आपकी 33 ही मानी जाएगी। होना 35 चाहिए, लेकिन उत्तर जो आयोग बार बार मानता है वो 33 ही मानता है, इसलिए 33 ही सही करिएगा आप। हिंदी व्याकरण के अनुसार संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। खटाखट जल्दी जल्दी उत्तर दबाइए। तो अ ब स द, जल्दी उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर 4 होगा, यानी कि कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ, स्र। स्र नहीं माना जाता था, पहले 3 ही माना जाता था, लेकिन अब
4 माना जा रहा है दोस्तों। छत्री छ का उल्लेख छत्री छ क और स से मिलके बना है, त्र आधा त और र से मिलके बना है, ज जो है आधा ज और इ से मिलके बना है, स्र जो है आधा स और र से मिलके बना है। एक प्रश्न यहां से पूछता है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में ज्ञ का स्थान किस वर्ण के बाद आएगा, तो ध्यान यही देना है कि कौन किससे मिलके बना है, जिससे मिलकर बना होगा उसी के बाद आएगा। तो ज्ञ हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आएगा, ज के बाद आएगा। आपसे पूछे छत्री छ वर्ण का स्थान किसके बाद आएगा, तो क के बाद आएगा। त्र का स्थान किसके बाद आएगा, त के बाद आएगा। स्र का स्थान किसके बाद आएगा, स के बाद आएगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। चलिए, ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप फटाफट बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। हिंदी व्याकरण के साथ संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा को बेहतर तरीके से हमने पढ़ाया है, जाके देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, 5 होगा। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, 5 होगा। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। चूंकि, किंतु, लेकिन, परंतु और ये क्या है, ये व्याकरण के दृष्टि के अनुसार किस कोटि में आते हैं, सर्वनाम, विशेषण, विकारी, अविकारी। इनके लगाने से क्या वाक्य में परिवर्तन होगा, अर्थ में परिवर्तन होगा, क्या होगा, तो जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये अविकारी है, अविकारी है दोस्तों, अविकारी है, अविकारी है, ये ध्यान दीजिएगा, ये अविकारी है। 85वां क्वेश्चन, स्वर वर्णों में से वह कौन सा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाती, कोई मात्रा नहीं होती, ई, उ, री, अ। तो बहुत हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा अ की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती। ठीक, अ की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती। ठीक, चलिए अगला, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका सही अर्थ बताइए। ध्यान दीजिएगा, आपको रटना होगा। मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, वाक्यांश के लिए शब्द। तो आप बताइए घर की मुर्गी दाल बराबर का सही अर्थ क्या होगा। मुर्गी और दाल का समान वजन, मुर्गी और दाल की अदला बदली करना, घर की चीजों को महत्व न देना, मुर्गी में दाल मिलाकर पकाना। तो मुर्गी में दाल मिलाकर पकाएंगे का भाई आप लोग, नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि घर की चीजों को महत्व नहीं देना, घर की चीजों को महत्व नहीं देना, इसका सही उत्तर है। अगला, इनमें से कौन सोने का पर्यायवाची नहीं है, बड़ा अच्छा है। कनक, कंचन, स्वर्ण, रजत, इसमें सोने का पर्यायवाची कौन नहीं है। प्रश्न को सही से पढ़िएगा, वो नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है। कई लोग तो ऐसी गलती करेंगे, प्रश्न पूरा नहीं पढ़ेंगे, उत्तर खटाक से लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। प्रश्न सही क्या पूछा इसमें, अब पता चला आप नहीं पे ध्यान न दिए, पर्यायवाची है, कहेंगे ये तो बड़ा गड़बड़ पूछ दिया प्रश्न में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें रजत, रजत मतलब क्या होता है, चांदी, रजत मतलब क्या होता है, चांदी होता है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है, जलद, मेघ, नीरज और जलधि। तो इसमें बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, तो सही है जलद। हमने आपको बताया था ज, द और ध का अर्थ बताया था। ज मतलब जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। ज जिसमें लगा हो, ज जिसमें लगा हो वो किसका हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची। द मतलब देने वाला, द मतलब देने वाला होता है, द जिस शब्द में लगा हो वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। और ध मतलब धारण करने वाला, छोटी बड़ी सभी नदियों को धारण करने वाला कौन है, तो समुद्र है। ध जिसमें लगा होगा वो किसकी पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, समुद्र का है, यानी सागर का पर्यायवाची है। ये ध्यान रखिएगा, सागर का पर्यायवाची है। अगला नेक्स्ट, पहाड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सी नहीं है, पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नरेश, गिरी, पर्वत, शैल। तो आसान है, पर्यायवाची आप रट के जाइएगा, इसमें कुछ नहीं है। नरेश तो राजा का है भाई, होगा ही नहीं। ठीक है, 90 क्वेश्चन पे आते हैं, 90 नंबर के। विलोम शब्द से भी प्रश्न है। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, निराकार, आकार, विकार, सत्कार, क्या होगा। तो इसका सही क्या होगा, साकार का क्या होगा, निराकार होगा। साकार का क्या होगा, अपोजिट, यानी विलोम क्या होगा, निराकार होगा। अगला, श्वेत का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, रेत, खेत, अश्वेत, श्याम। बड़ा अच्छा प्रश्न है।
जल्दबाजी में इसको लोग गलती कर जाते हैं। श्वेत का सीधे खटाक से लगा देंगे अश्वेत। अरे नहीं भाई, श्वेत का विलोम श्याम होगा, श्वेत का विलोम श्याम होगा। चलिए आगे, कुत्ते की मौत मरना। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? कुत्ते की आस्था में मनुष्य का मरना, दुर्गति भोगकर मरना, मरने पर लाश का लावारिस होना, कुत्ते के बदले आदमी का मरना। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा कि मरने पर लाश का लावारिस होना। उसकी लाश का कोई मालिक नहीं होता है, ठीक है, वो लावारिस लाश होता है। टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खीर का बर्तन टेढ़ा हो जाना, कठिन कार्य होना, खीर पकना दुष्कर कार्य होना, खीर बनने पर चावल का टेढ़ा हो जाना। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? कठिन कार्य। कहते बड़ा टेढ़ा काम है इस काम को करना। जैसे इस समय आपके लिए इस परीक्षा को पास करना एक टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर है। अच्छा, संधि से भी प्रश्न है भाई, संधि से भी प्रश्न है। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? न धन अन, ने धन अन, नी धन अन, न धन अन। तो ध्यान रखिएगा इसका दोस्तों, ये पहले तो आप ये बताइए संधि, नयन में संधि कौन सी है? तो नयन में संधि कौन सी है? पहले तो ये देखिए, जब भी बोलते समय आए, आय, आओ, आव, आए, ध्यान रखिए क्या आए? आय, आय, अब, आव, आए बोलते समय, जैसे ऐसे क्या होगा? इसका परिवर्तन ए में होगा, आय का क्या होगा? अय में होगा, औ का क्या होगा? ओ में होगा, और आव का क्या होगा? औ में परिवर्तन होगा। इसको निकाल के देख लीजिए, नयन में क्या क्या है? तो न में क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है, फिर य जुड़ा है, य में अ जुड़ा है, प्लस न है, न में अ है, ठीक है। तो अय आ गया, तो अय का परिवर्तन किसमें हो रहा है? ए में। तो न में क्या हो जाएगा? ए जब जुड़ जाएगा तो ने हो जाएगा। बाकी अन को आप लिख दीजिए, ने धन अन हो गया। इसका सही क्या उत्तर होगा? ने प्लस अन होगा, ने प्लस अन होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आगे अभी आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा, उसको आप देखिएगा। चलिए आगे देखिए, नयन। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यही पर दोस्तों, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान रखिए, पहले ये है क्या? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि। तो ध्यान रखिएगा, ये विसर्ग संधि, इसका सही उत्तर क्या होगा? तिरह धन, ध्यान रखिएगा, तिरह धन कार होगा। कारण क्या है दोस्तों? ध्यान रखना कि प्लस के बाद वाले शब्द भी शुद्ध हो, प्लस के पहले वाले शब्द भी क्या हो? शुद्ध हो। तिरस्कार, देखिए कुछ लोग सीधे सीधे तिरस्कार लिख देंगे। संधि हमेशा परिवर्तन लाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तिरधनकार, तिर का क्या अर्थ है? अस्कार का क्या अर्थ है? गलत। तिरह धन अस्कार, तिरह तो सही है लेकिन अस्कार का क्या अर्थ है? गलत। तिरह धनकार होगा। अगर आपसे पूछे संधि कौन सी है, यह संधि क्या है? यह व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। आज मैं जो बता रहा हूं आपको जल्दी कोई बताया नहीं होगा, या आपका स्वर संधि है, स्वर संधि है। ध्यान रखना है दोस्तों, जिस शब्द में आधे स लगे हों, आधे स, ध्यान रखिए, आधे स लगे हों, वो हमेशा विसर्ग संधि होंगी। जिनमें पूरे स लगे हों, स, श, श, स, वह व्यंजन संधि होगा। दोस्तों व्यंजन संधि होगा, उठा के आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा संधि में, कोई दिक्कत नहीं होगा। खटाखट आप लोग संधि करेंगे, फट 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 करेंगे संधि में, संधि में कोई डर नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। ऑफलाइन में हम लोग सब पूरा कोर्स जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है ऑफलाइन में, ऑफलाइन बैच में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। चूंकि शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, सॉरी, विस्मयादि बोधक। चूंकि ऐसा हुआ, चूंकि शब्द हमेशा समुच्चय बोधक है दोस्तों, समुच्चय का काम करता है, समुच्चय बोधक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, वह भाषा से मराठी लगता है, कारक कौन सा होगा? ध्यान रखिए, यहां से चिन्ह आया है, से दो का ही होता है, दो का ही होता है, एक अपादान का होता है, एक अपादान का होता है और दूसरा करण का होता है।
अब तो पहले ये देख लीजिए कि इसमें ऑप्शन बाकी दो काट लीजिए, संबंध होगा नहीं, कर्ता होगा नहीं। अपादान का हमेशा प्रयोग अलगाव के लिए होता है, लज्जा के रूप में होता है, जब लज्जा हो, भय हो, तुलना हो, प्रारंभ हो। जैसे शिवम कौवे से डरता है, मैंने सर से ये सीखा, है ना। तो इन सब के अर्थ में अपादान होता है। करण का मतलब क्या होता है? द्वारा, से या द्वारा, से या द्वारा। तो भाषा से मराठी है, भाषा द्वारा, उसके भाषा के द्वारा क्या समझ में आ रहा है, वह मराठी है। इसलिए यहां कारक क्या हो जाएगा? यहां करण कारक हो जाएगा, यहां करण कारक हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? किस्मत, कमर, खुशामद, खिलौना। देखिए भाई, मैंने आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग शायद मुझे लगता है मैं पढ़ाया हूं ऑनलाइन, हाँ पढ़ाया हूं, देख लीजिएगा। आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ाया हूं, देख लीजिएगा। किस्मत अच्छी है, ध्यान रखिएगा, किस्मत, मेरी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत क्या है? अच्छी है। ध्यान रखिएगा, जहां पर मेरी और अच्छी शब्द वाक्य प्रयोग करने में दिखाई दे वो स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, ये ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग। कमर पतली है, कमर क्या है? पतली है या मोटी है। तो ई, जिसमें ई की मात्रा लगा हो वो क्या हो जाएगा? आपका ई। खुशामद, खुशामद करना अच्छी बात नहीं है, खुशामद करना अच्छी बात नहीं है, खुशामद करना अच्छी बात नहीं है, या खुशामदी अच्छी नहीं है। खुशामदी भी आ जाएगा तब भी उसमें ई आ जाएगा, खुशामदी अच्छी नहीं है तब भी आपका पुल्लिंग होगा। लेकिन स्त्रीलिंग होगा। ये तीनों स्त्रीलिंग हैं, तीनों स्त्रीलिंग हैं। लेकिन खिलौना टूट गया, खिलौना क्या हो गया? टूट गया, खिलौना टूट गया, टूट गया तो क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। 100 क्वेश्चन आज करेंगे दोस्तों, बाकी 100 क्वेश्चन कल। 100 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज लेकर चलेंगे। 100 इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चोट, घूंघट, खटमल, कागज। ध्यान दीजिएगा, सही बताइएगा। इसका सही है क्या है? चोट, चोट लग गई, चोट क्या है? लग गई। तो जब चोट लग गई, ई आ गया तो चोट लग गई, स्त्रीलिंग। घूंघट उठाओ, है ना। खटमल काटता है, कागज फट गया, इस समय गया आ रहा है ना, कहीं नहीं आ रहा है। इसमें से कौन स्त्रीलिंग है? आज ही लास्ट हम लोग पढ़ेंगे। टिकट, टैक्सी, रिपोर्ट, बजट। अभी बजट पास हुआ है ना, अभी अभी हाल ही में बजट पास हुआ, तो आपसे क्या पूछेगा? कहेगा बजट पास हो गया। आज बजट पास हो गया, हो गया है, कहीं भी यहां लग नहीं रहा है। टिकट कट गया, टिकट कट गया, टिकट कट गई नहीं, टिकट कट गया। टिकट मिल गया, ऐसे भी कर लीजिए, टिकट मिल गया, टिकट मिल गया। वाक्य प्रयोग शुद्ध करिए आप, है ना। टैक्स देना है मुझे, टैक्स देना है, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कैसी आई है? रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आई, आना है ना, तो आई है तो ई होगा, आई। रिपोर्ट आई है तो क्या होगा आपका? स्त्रीलिंग यही होगा, यही स्त्रीलिंग होगा, यही स्त्रीलिंग होगा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सबसे बड़ी बात, ये प्रश्नों में, आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग शेयर इसको जरूर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, हमारा मनोबल हो, ताकि हम इसको पूर्ण कर सके आत्मविश्वास के साथ। कमेंट बॉक्स जरूर आप लोग कमेंट करिए, प्रश्नों के उत्तर आप नहीं देते हैं, कमेंट करिए, ठीक, और शेयर करना न भूलिए। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।